नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। 4 दिवसीय लंदन के दौरे से सीएम धामी अब अपने देश वापस लौट आए हैं। देखिए, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सीएम धामी की। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये बड़ी खबर थी। इसी को लेकर आपको बता दें, लगातार वार्तालाप किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 दिनों तक। किस तरीके से प्रदेश के लिए निवेश हुआ है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो स्वदेश वापस आ गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो 1 बजे का इंतजार, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी धामी के द्वारा। तो उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे से वापस दिल्ली आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे से देवभूमि के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। लंदन में उत्तराखंड में 4,800 करोड़ के निवेश का करार हुआ है। तो वहीं कल भी 2,000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस बीच सीएम ने कहा है कि विदेशी निवेश में उत्तराखंड में निवेश का जो क्रेज है वो तेजी से बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देवभूमि में औद्योगिक संभावना को सुरक्षित माना है। इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त महामहिम विक्रम दोरईस्वामी ने उत्तराखंड सरकार की तमाम नीतियों और सकारात्मक विजन की सराहना की है। इधर राजभवन में प्लास्टिक से जंग सेमिनार का आयोजन होगा। राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्लास्टिक वेस्ट को लेकर जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 2021 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। आपको बता दें कि राजभवन में प्लास्टिक से जंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्यमंत्री आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था प्लास्टिक वेस्ट को लेकर लोगों को जागरूक करना। इस दौरान आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन किया गया है और प्लास्टिक मुक्त जंग का ऐलान सीएम मोदी आपको बता दें कि कई बार जिक्र कर चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी भी और प्रधानमंत्री मोदी की भी पहल रह चुकी है। तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं उस आयोजन की, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बैन किया गया है। हमने पूरे दुनिया में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं प्लास्टिक के अगेंस्ट में, जो जंग के किस प्रकार प्लास्टिक का जो प्रदूषण के ऊपर में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो असर है प्लास्टिक का उसने हमारे नदियों को, पर्वतों को, हमारे अर्बन लिविंग को, हमारे सैनिटेशन सिस्टम को, हमारे हर एक सीवरेज वगैरह को जो जिस प्रकार से हानि और नष्ट किया है। इधर एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। शारदा नदी में 3 दिवसीय प्रतियोगिता हुई। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए विश्व की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। तो विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे देश से एंगलिंग के लिए 19 प्रतिभागियों ने और राफ्टिंग प्रतियोगिता में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना को साकार करने और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनपद के सीमांत क्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। तो 3 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसका आगाज हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस है, इसी ओकेजन को सेलिब्रेट भी करने के लिए हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है
और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारा इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। सो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। माशीर फिशिंग जो है, जो वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस है, बहुत कम जगह पे ये फिश पाई जाती है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी फ्रेटर्निटी में ये बात फैला रहे हैं कि भाई उत्तराखंड अब जो है एंगलिंग के मामले में भी एक बड़ा कदम ले रहा है। इधर देहरादून में एसएसपी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अजय सिंह ने अहम फैसले लिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया जा रहा है, तो लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही है पुलिस। अंतर्राज्यीय बॉर्डर एरिया की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। तो इस बाबत आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने कई कड़े निर्देश लिए हैं। लोगों के साथ सामंजस्य करना है, पुलिस को उनकी समस्याओं को दूर करना है ये, और इसी के साथ साथ अंतर्राज्यीय बॉर्डर एरिया को चाक चौबंद किया जाए, सुरक्षा यहां पर पुख्ता की जाए, इसी को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। खबर लक्सर से, जहां आयुष्मान भव योजना के तहत आपको बता दें कि लक्सर सामुदायिक केंद्र विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर का आगाज राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, सीएमओ मनीष दत्त ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा है कि शरीर स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो हमें हेल्थ कैंप, सिविल या फिर सरकारी अस्पतालों में जाकर योजना का लाभ लेना चाहिए। ये भी कहा कि मोदी सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की मंशा से खास योजनाएं लागू कर रही है। सकता है और स्वास्थ्य प्राथमिकता है जीवन की। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए एक तरह से जीवन का संबल है आयुष्मान योजना। 5 लाख तक का बीमा और उससे भी आगे बढ़कर हमारे समस्त जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब में जिस तरह से आम आदमी को लेकर के चिंता हो रही है, इसके लिए तो मैं अपने सभी चिकित्सक, उनके सहयोगी और अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मोदी जी ने संदेश दिया और वो उसे आम आदमी तक ले आए, इसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। यहाँ लक्सर क्षेत्र में आयुष्मान भव के अंतर्गत एक व्रत कैंप का आयोजन किया गया है, जिसे माननीय राज्यसभा सांसद महोदय ने आज यहाँ इनॉग्रेट किया। हमें गौरवान्वित किया, वो यहाँ आई रुड़की से, और आज यहाँ पे सुभारती हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, जिसमें फिजिशियन हैं, आई सर्जन हैं, पीडियाट्रिशियन हमारे यहाँ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ जो आयुष्मान भव के अंतर्गत सारी वो होनी थी, जो भी एक्टिविटीज़ होनी थी, वो सब यहाँ पे की जा रही हैं। जैसे आभा आईडी का जनरेशन है, ई रक्त कोष में रजिस्ट्रेशन का काम है, आयुष्मान कार्ड का बनाया जाना है, और जितनी भी हमारी जो एनसीडी से रिलेटेड जांच हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे इसमें आपका बीपी है, शुगर है, इनकी जांच का है, और कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जितनी जांच हैं, टीबी, लेप्रोसी, उनकी जांच से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ यहाँ की जा रही हैं। इधर देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो डेंगू के अब तक 16 नए मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दून में डेंगू के अब तक कुल 943 मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार आपको बता दें कि लक्सर में भी डेंगू का कहर बरपा हुआ है। बात देहरादून की जाए तो देहरादून में भी लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। तो जिले की बात करें, जिले में अब तक 13 मरीजों की डेंगू के चलते मौत हो गई है। लगातार सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की जा रही है। तो पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। तमाम मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अकेरदून की बात कर ली जाए तो अब तक कुल 943 मरीज देहरादून से मिले हैं। 13 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 नए मामले सामने आए हैं। इधर हरिद्वार में बढ़ते डेंगू के मामलों में कमी आई है। अभी तक जिले में 408 डेंगू के मरीज मिले हैं। 408 में
79 एक्टिव केस हैं, 13 भर्ती हैं। तो धर्मनगरी हरिद्वार की बात कर ली जाए, जहां पर डेंगू का कहर पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ था, तो यहां पर मामलों में बढ़ोतरी पिछले कई दिनों से देखने को मिली थी। इधर हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने जानकारी दी कि अब तक जिले में 408 डेंगू के मरीज मिले, इसमें से 79 केस अभी एक्टिव हैं और इसमें से 13 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कभी आपको बता दें, कुछ मरीज घर में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू के मच्छर दिन के वक्त काटते हैं, जिससे बचने के लिए हमें खुद और अपने बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनना जारी रखना चाहिए। तो अपने आसपास के क्षेत्र पर कहीं पानी ना जमा हो, इस बात का आप ख्याल रखें। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच राहत की बात तो हरिद्वार से है, जहां डेंगू के मामलों में यहां कमी देखी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, हम बात कर रहे हैं डेंगू की, तो लगातार लक्सर से खबरें सामने आती हैं। लक्सर के आसपास का क्षेत्र हो या अब देहरादून की बात करी जाए, तो वहां पे लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात कहीं ना कहीं यूं का खबर है हरिद्वार से, जहां मामलों में थोड़ी कमी महसूस की गई है। जरा बताएं। बढ़ रहा है, जिसको लेकर तमाम जो जिला अधिकारी है वो भी विशेष इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उसमें हरिद्वार की बात की जाए या फिर हरिद्वार का शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या फिर देहरादून हो, तमाम जगह जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और खुद जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल सभी मामलों का संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे बीते दिनों से लगातार ही डेंगू के जो मामले थे उनमें लगातार ही इजाफा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे डेंगू के मामले बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही जो प्रशासनिक टीम थी, प्रशासनिक जो अमला था वो लोगों को जागरूक करने में लगा था, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार हो रही बारिश के बाद से ही तो जल जमाव की स्थिति थी वो पूरी तरह बढ़ गई थी, जिससे कहीं ना कहीं जो डेंगू के मामले थे वो आए दिन बढ़ रहे थे। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि जो डेंगू के मामले हैं उनमें कमी देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। चलिए, अब देहरादून का हाल जान लेते हैं। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, देखिए, बीमारियों को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि जब जागे तब सवेरा, आपको पहले से एहतियात बरतनी चाहिए। लक्सर का हाल हम लगातार दिखाई रहे अपने तमाम दर्शकों को। लक्सर, उसके आसपास के क्षेत्र में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब देहरादून से भी बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि लगातार 24 घंटे में 16 नए मामलों में इजाफा हुआ। तो यहाँ पर कहाँ कमी महसूस हुई है, चूंकि तो राजधानी है? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार पूरे उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है, चाहे वो देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, लक्सर की अगर बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें, तो पूरे कई जगहों पे लगातार मामले आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में करीब 16 नए मामले सामने आए हैं और करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा पहले से तैयारी कर रखा था, लेकिन अभी ताजा हालात की अगर बात करें, जो ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, तो स्वास्थ्य महकमे की तैयारी पूरी नहीं दिखाई दे रही थी, आधी अधूरी तैयारी जरूर दिखाई दे रही थी। मंत्री लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेंगू को लेकर के लगातार अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज हो, हल्द्वानी का सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हो, लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं उनके अधिकारी अगर बात करें, चाहे डॉक्टर की अगर बात करें, तो वो लगातार उनकी लापरवाही देखने को सामने आ रही है। चाहे सीएससी पीएससी सेंटर की अगर बात करें या दून मेडिकल कॉलेज के कई ऐसे डॉक्टर हैं, उनकी अगर बात करें, कुल मिला के हम कह सकते हैं अनुज कि जो उनके मातहत होते हैं वही उनकी मंशाओं पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। ये हमेशा हमने देखा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बीकेयू की मांगों को, यानी कि भारतीय किसान यूनियन की मांगों पर गतिरोध लगातार जारी है। 3 दिनों से जारी प्रदर्शन है। कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से हालांकि बात की है, तो किसान यूनियन
क्रांति की मांगे पूरी होने तक ये धरना जारी रहेगा। पूरी खबर आपको बताते हैं कि रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी, तो भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार से बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई है। इधर बिजली संबंधित मांगों को लेकर अभी सहमति होना बाकी है। दरअसल 2 साल पहले टोल पर काम करते वक्त 2 कर्मचारियों की एक हादसे में मौत हो गई थी। किसान यूनियन का ये आरोप है कि इस मामले में प्रशासन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लिहाजा भारतीय किसान यूनियन अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इधर किसान यूनियन का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तो टोल प्लाजा पर जो चल रहा है धरना वो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। ये सब इन लोगों की ताकत है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली। और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब ने और एनएच हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरना वहाँ से उठ नहीं रहा, टोल पर से धरना जारी रहेगा, क्योंकि जब तक एक प्रदेश एक नियम और ये बिजली विभाग का जो उत्पीड़न कर रहा उसे लेकर और जो पुलिस विभाग आम आदमी का उत्पीड़न कर रहा 28 हज़ार का चालान लोगों का कर रहा, जिसके बेचारे के घर में रोटी नहीं खाने को, वो टूटी सी मोटरसाइकिल पर चल दे घर से, तो उसका ही 28 हज़ार का चालान हो रहा। जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं होगा और पूरे हरिद्वार जिले को आपदाग्रस्त घोषित नहीं होगा, बिजली फ्री नहीं होगी किसान के लिए और किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा, 11,000 रुपये बीघा प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा किसान को, तब तक धरना जारी रहेगा। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। इधर हरिद्वार में ग्राम प्रधान पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल से इस बाबत शिकायत तक की गई है। तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा। डीएम ने जांच के अब आदेश दिए हैं और उसका आश्वासन भी दिया है। संबंध जी है, जब से ये निर्वाचित हुए हैं तो मेरे द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत जो सूचना में कागज मांगे गए नॉमिनेशन पत्र से, तो उसमें इनका जाति प्रमाण पत्र का मामला है। फिर मैंने शासनादेश की कॉपी मांगी, उसके बाद इसमें पता चला मुझे कि ये जो है जाति प्रमाण पत्र इसका एक 7 रुपये का स्टाम्प है जो क्या नाम जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके आधार पर बना हुआ है। उस संबंध में मैंने जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की है और मैं उस संबंधित जाति प्रमाण पत्र संबंधित जो मेरे साथ दस्तावेज मांगे गए हैं मैंने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए गए हैं। और उसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी की एक बैठक पहले 16/8/2023 को हुई थी और दूसरी तारीख हमें जो है 25/9/2023 को मिली है। लेकिन परसों भी हम और मेरे द्वारा प्रतिवादी भी और क्या नाम जिला अधिकारी महोदय और जो समस्त अधिकारी गणते हैं वहाँ हम सभी लोग जाँच ऑलरेडी चल रही है और इस पर ये भी आरोप लगे हैं कि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 2 जगह पे ये सुविधाएं ले रहे हैं और मुजफ्फरनगर के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, तो उस पर जांच कर रहे हैं हम लोग। और जो बीपीएल के संबंध में जो शिकायत हुई है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और जो हैसियत की बात हम लोगों ने कही है उसके बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो जांच कमेटी हमारी बैठती है और कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और जिस पक्ष ने शिकायत की थी उसको। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। 270 रुपये था, आज 10 रुपया पर जीबी पर इंटरनेट उपलब्ध हो गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप देश में 2014 में 4 थे, आज 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत विश्व में बहुत प्रमुख स्थान पर खड़ा है। 2014 में स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे अर्थतंत्र को गति दे रहे हैं
और एफडीआई इन्वेस्टमेंट मैं 9 साल की बात करता हूं, $45 बिलियन था, अब $85 बिलियन के पार कर गया है। मैं किसी चीज को हम कॉन्सेंट्रेट करें तो भारत क्या कर सकता है, इसके लिए सिर्फ टॉय इंडस्ट्री की बात बताना चाहता हूं। टॉय इंडस्ट्री, मोदी जी ने बड़े इमोशन के साथ कहा कि बच्चे भी विदेशी खिलौने से खेलेंगे क्या, और $96 मिलियन का हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट था, उसको 2022 का आंकड़ा है मेरे पास, $326 मिलियन तक पहुंचाने का काम हमने किया है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इससे मालूम पड़ता है कि हम अगर तय करें तो क्या कर सकते हैं। हमारा जीएसटी कोई मानता ही नहीं था कि जीएसटी रोल आउट हो जाए। इतने बड़े देश में इतने सारे राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, मगर जीएसटी का सपना हमारा साकार हुआ और टीम इंडिया के अप्रोच के कारण जीएसटी काउंसिल में एक ही निर्णय है जिसमें वोटिंग हुआ है, बाकी सारे निर्णय यूनानिमसली इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स किए गए। ये जो साझा सोच की राजनीतिक संस्कृति मोदी जी ने डेवलप करी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।